स्वागत है आप सभी का बाजी न्यूज पर। एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। आज सुबह से ही अच्छी तेजी बाजार पे देखने को मिल रही है और मार्केट्स जो है 2016 के फ्रेश हाइज पर तो है ही, साथ ही 11 महीनों की ऊंचाई पर बाजार पहुंचते हुए फाइनेंस शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही रियल्टी और इंफ्रा शेयरों में आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि फार्मा शेयरों में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। सायम के डेटा के बाद आज ऑटो स्पेस में भी एक अच्छी बढ़त है। साथ ही पावर शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। L&T इन्फोटेक का IPO खुल चुका है जो कि 13 जुलाई को बंद होगा। लेकिन मार्केट्स की तरफ नजर डालें तो आज पॉजिटिव रुझान के साथ सभी इंडाइसेस काम करते हुए नजर आ रही है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर करीब 2% तक का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है और प्राइमरी इंडाइसेस अगर देखें तो निफ्टी सेंसेक्स में दोनों में ही अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। करीब 1.5% से ज्यादा की यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी 8458 के करंट लेवल्स पर कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बाजार में जो तेजी है और साथ ही साथ गोल्ड के भाव में भी पिछले 6 महीने से जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या अब आपको इक्विटी में निवेश करना चाहिए या फिर गोल्ड में निवेश करना चाहिए? बताने के लिए मेरे साथ इन हाउस रिसर्च टीम से दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुमित और साथ ही मृत्युंजय है, यही बताने के लिए। सबसे पहले मृत्युंजय आपके पास आना चाहूंगी, क्यों आपको लगता है कि इस वक्त जो गोल्ड की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो बोल्ड होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, और आगे जाते हुए क्या यही ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है? बिल्कुल साक्षी, और गोल्ड के ऊपर काफी चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है और जहां पर यह कहा जा रहा है कि 2018 तक गोल्ड के दाम $23 प्रति ऑन्स यानी करंट मार्केट प्राइस से करीब $1000 की तेजी 2018 तक गोल्ड में आ सकती है। ये बात कही जा रही है बड़े बुलियन एक्सपर्ट की तरफ से। और आपको बता दें कि पिछले 6 महीने में गोल्ड की जो चाल है वो बेहद अच्छी रही है और गोल्ड के सामने निवेश के तमाम विकल्प फीके पड़ गए हैं। गोल्ड में करीब 28% की तेजी आई है 2016 में अब तक, जबकि इसके मुकाबले सेंसेक्स में महज 5 से 6% की तेजी है। निफ्टी करीब 5% बढ़ा है और ब्रेक्जिट के बाद गोल्ड की चाल और बेहतर हो गई है और दुनिया भर में सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और यही वजह है कि बाजार लगातार ऊपर जा रहा है और इन्वेस्टमेंट बाइंग बढ़ रही है। गोल्ड ETF में अगर हम देखें तो SPDR गोल्ड ट्रस्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड ETF है, इसकी होल्डिंग करीब 50% तक बढ़ी है। ये इस बात के संकेत हैं कि जो बड़े बायर्स हैं, बड़े निवेशक हैं, वो गोल्ड में कहीं ना कहीं अपना पैसा लगा रहे हैं। और जानकारों का यह मानना है कि गोल्ड की तेजी फिलहाल थमने वाली नहीं है, क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद दुनिया के आर्थिक हालात को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी और इसका सीधा फायदा गोल्ड को मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर तो मृत्युंजय ने सुमित बता दिया कि गोल्ड की जो रफ्तार है वो आगे बढ़ती रहेगी और निवेशकों को यहाँ पर पैसा बनाने की मौके काफी ज्यादा है। लेकिन क्या मार्केट्स में आपको क्या लगता है कि जो ट्रेंड हमने आज देखा है, क्या इसी तरीके का ट्रेंड आगे भी देखने को मिल सकेगा? रादर साक्षी, जो पहला सवाल मेरा मृत्युंजय से वो यही होगा कि जब भी कभी सोने में तेजी आती है, मृत्युंजय हमेशा ही बताते हैं कि सोना बाजार से तेज रहा। लेकिन हाँ, बाजार में भले ही अभी पिछले 6 महीने में इतनी ज्यादा तेजी नहीं आई सोने के मुकाबले, लेकिन आप अगर अलग अलग शेयरों को देखें, रादर इंडेक्स के कई शेयरों को देखें जिसमें 40-50% तक का रिटर्न आया है। बैंकिंग स्पेस के कई शेयर हैं जो कि दुगने होते हुए दिखाई पड़े हैं। शुगर के कई ऐसे शेयर हैं जो कि कई 5 गुना 6 गुना तक बढ़े। ये भी मानता हूं कि कमोडिटी भी ऐसी कई कमोडिटी होंगी जो कि कई गुना बढ़ी है। लेकिन हाँ, इंडेक्स के कंपेरिजन में अगर देखें तो इंडेक्स में उतनी ज्यादा चाल नहीं आई है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर जोरदार तेजी आते हुए दिखाई पड़ी है। स्पेशली मिड कैप के कई ऐसे शेयर हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। हाँ, एक अच्छा मूव दिखा चुके हैं, 40-50% तक का मूव आ चुका है। रादर इस तरह के मूव की आगे के लिए जो एक आउटकम दिया जा रहा है वो भी ऐसे ही है। आप ब्रोकर्स भी देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे कि अलग अलग ब्रोकर्स का टारगेट अभी भी यही है कि सेंसेक्स में करीब 32,000 के टारगेट्स होंगे। सिटी मानता है 30,000 टारगेट, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच मानता है, मॉर्गन स्टैनली मानता है कि यहाँ पे करीब 34 से 35,000 देखा जा सकता है। CLS डॉइचे बैंक 29,000 तक के टारगेट्स देख रहे हैं। तो इनफैक्ट HSBC करीब 28,000 टारगेट देख रहे हैं। तो मोरलेस अभी भी बुलिश स्टांस बना हुआ है सेंसेक्स को लेकर। सोने में जो तेजी आई वो आई, एक अच्छी तेजी इसमें देखने को मिली, कोई दो राय नहीं उसमें। लेकिन हाँ, बाजार को भी आप छोड़ नहीं सकते, जोरदार तेजी की उम्मीद यहां पर तो देखने को मिली है स्टॉक स्पेसिफिक, और आगे भी एक अच्छी तेजी की उम्मीद लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय और सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं मृत्युंजय का मानना है कि आप गोल्ड पर बेट लगा सकते हैं और जोरदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि सुमित का भी ये मानना है कि मार्केट्स में जो तेजी है वो भी जारी रहेगी, लेकिन आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो स्टॉक स्पेसिफिक होनी चाहिए और क्वालिटी स्टॉक्स में आप निवेश करें। और इसी के साथ देख लेते हैं ऐसे और कौन से सेक्टर्स हैं बाजार के जहां पर अभी भी अच्छी तेजी बनी हुई है। बताने के लिए हमारे साथ अब अंचल भी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। बताइए अंचल। शुक्रिया साक्षी। देखिए, टाटा मोटर्स DVR शानदार तेजी दोनों शेयरों में दिख रही है। जून के ग्रुप होलसेल आंकड़े आए थे, उसके बाद से ही तेजी दिख रही है। करीब 21% कंपनी की होलसेल बिक्री बढ़ी थी और आंकड़ा 92,551 यूनिट्स रहा YoY बेसिस पे। और ये अच्छे नंबर्स के बाद आज दोनों ही शेयरों में एक अच्छा उछाल देखा जा रहा है।
पीएनबी एक लाइमलाइट में रहा शेयर। आरबीआई ने जो इसके ऊपर बैन लगाया हुआ था एफआई निवेश एफपीआई निवेश पे जो रोक लगाई हुई थी उसको हटा दिया, तो कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे काम किया पीएनबी के शेयर के लिए। अभी भी देखिए डे हाई के आसपास ही शेयर कामकाज कर रहा है। साथ ही साथ बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस के लिए तो बड़ी खबर है, 26 जुलाई को कंपनी की अहम बोर्ड बैठक है, शेयर स्प्लिट या फिर बोनस के ऊपर फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इस खबर के बाद जो बाकी दो सब्सिडी कंपनीज है दोनों में ही अच्छी चाल दिखी। बजाज फाइनेंस तेज है, बजाज होल्डिंग्स, बजाज फिनसर्व, तीनों ही शेयरों में शानदार तेजी देखी जा रही है। कैडिला के लिए भी आज एक अच्छा दिन रहा। दो बड़ी खबरें आई, पहले तो स्टारलिंक्स की जेनरिक के लिए यूएसएफडीए से मंजूरी मिली कैडिला को, और वही दूसरी ओर जाइडस के को भी दवा के लिए अंतिम मंजूरी मिली। तो कहीं ना कहीं कंपनी की सब्सिडी को भी यूएसएफडीए से मंजूरी मिली और साथ ही साथ कैडिला को भी मिली, तो एक दोहरे ट्रिगर के तौर पे काम किया। आज कैडिला की शेयर में एक अच्छा उछाल देखा जा रहा है। डिशमन फार्मा स्पेस कहीं ना कहीं बजिंग जरूर है, डिशमन फार्मा पे भी ट्रिगर है। बालोआ इकाई की यूएसएफडीए पे जो बालोआ इकाई पर जो यूएसएफडीए की जांच चल रही थी वो पूरी हो गई है। 8 जुलाई को इंस्पेक्शन हुआ था और एक कंप्लीट इंस्पेक्शन हुआ, विदाउट एनी इश्यूज इंस्पेक्शन हुआ है अभी तक जो डिटेल्स मिली हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे काम किया डिशमन फार्मा के लिए। ज्योति स्ट्रक्चर, देखिए अमीन ग्रुप ने कंपनी को खरीदने की खबरें आ रही हैं और इन खबरों के बाद से ही आज ज्योति स्ट्रक्चर के शेयर में जोरदार तेजी देखी जा रही थी। एक अच्छे उछाल के साथ शेयर कामकाज कर रहा था और अभी भी डे हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। भारत फाइनेंशियल्स, नई इस पे ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट जारी की। बेसिकली मॉर्गन स्टैनले ने कंपनी पे अपना लक्ष्य, अपने रेटिंग को मेंटेन रखा और टारगेट जो था उसे क्वांटम से बढ़ाया, 750 से सीधा 925 यानी 225 रुपये लक्ष्य बढ़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आज शेयर पे आता हुआ दिखा। और लास्टली मिड कैप का दिन था आज, जोरदार खरीदारी मिड कैप शेयरों में देखने को मिल रही थी। लार्ज कैप तो चल ही रहे थे लेकिन साथ साथ मिड कैप शेयरों में भी एक अच्छी उछाल देखने को मिल रहा था। कुछ शेयर बर्जर पेंट्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, नवेली लिग्नाइट, बैंक ऑफ इंडिया जैसे शेयरों में जोरदार खरीदारी आज देखने को मिल रही है। एब्सोल्युटली, एंड ऑल्सो मिड कैप इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर भी कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। शुक्रिया अंचल इस पूरे ही अपडेट के लिए। मार्केट्स के लिए बेहद अच्छा दिन, और ऐसे में इंडिकेशंस वायदा बाजार से क्या मिल रहे हैं ये बताने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र भी जुड़ चुके हैं। बताइए वीरेंद्र, आज काफी अच्छा मोमेंटम हमने पूरे बाजार में देखा, अभी सभी इंडाइसेस को देखिए हरे निशान में कामकाज करते हुए नजर आ रही है। अब ट्रेडर्स का फोकस कहां पर है? साक्षी, देखिए आज के प्राइस बिहेवियर में सबसे अट्रैक्टिव चीज ये है कि आज हम पूरे दिन, अब देखिए रिस्क जोन, सिर्फ इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं मैं, 8380, 8400, 8420 इस 40 पॉइंट के दायरे के नजदीक भी नहीं गए हम। तो जो बंदा आज सुबह लॉन्ग था और फ्रेश लॉन्ग आने वाले को अगर आप देखें, कन्विक्शन बहुत बढ़ रहा था क्योंकि हम इस लेवल के पास जा ही नहीं रहे थे। तो अब आप देखिए निफ्टी फ्यूचर्स में 20 लाख से जुड़े हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ है। इस बात के मद्देनजर कि शायद ये जो मूव है वो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर कहाँ जा सकता है? देखिए फ्रेश लॉन्ग क्रिएट हो रही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रेश मूव कहाँ तक? देखिए अगर आप 8600 की कॉल को देखिए साक्षी, आज पहली चीज तो ये हुई कि 8400 के कॉल राइटर ने एक क्लियर मैंडेट दे दिया कि भाई ये बाजार 8400 के ऊपर डिसाइसिवली है, वहां पे ह्यूज शॉर्ट कवरिंग। 8500 की कॉल और 8600 की कॉल में कैन यू बिलीव करीब 12 लाख से जुड़े आज ओपन इंटरेस्ट में। तो यहाँ पर ट्रेडर्स यहाँ से एक अच्छा खासा मूव, आई थिंक 130, 120, 130 पॉइंट्स का मूव अगर आप देखें ट्रेडर्स के जहन में भी और है साक्षी। और एक और चीज देखिए, जो स्टॉप लॉसेस जो पहले अगर आप देखें सपोर्ट्स 80 टू 80 क्लस्टर में थे, वो अब वो खिंच के ऊपर आएंगे। क्यों? अब आप देखिए आउटस्टैंडिंग ओआई एट 8200 जो उस पुट का ओआई था उसने कहीं ना कहीं मैच कर लिया है 8300 की पुट ने, यानी 8300 पे डिसाइसिव पुट राइटिंग। तो आपका बेस ऊपर खिसक के आ गया है अब। और क्योंकि अब मेरे को 8400 पे भी काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग दिख रही है, आई मीन आप साक्षी देखिए कि 8400 के पुट में 25 लाख शेयर बिके। आई थिंक बाजार ने ये मान के चला है, आज चल रहा है कि 8350, 8380 एक बड़ा क्रिटिकल सपोर्ट होगा आज। तो निफ्टी अभी स्ट्रांग है, स्टैटिस्टिक्स वाइज स्ट्रांग है, मूव कम से कम नहीं तो 8550, 8580 तक का देख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करता हूँ यहाँ पे, देखिए एक बार निफ्टी बैंक ये भी स्ट्रांग है, 18,200 को पार करना वो सबसे क्रिटिकल था। इंडिया बुल्स हाउसिंग, इस पर नजर रखिएगा, बहुत स्ट्रांग स्ट्रक्चर, वॉल्यूम्स काफी अच्छे खासे, अगर आप ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखिए काफी स्ट्रांग है। पीएनबी इस वक्त सबके रडार पे साक्षी, आप देखिए ऑलमोस्ट 65 से 120 का तक का मूव, स्ट्रांग अभी भी स्ट्रांग है। और एक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इन कुछ स्ट्रक्चर्स पर नजर रखिएगा, स्पेशली एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एंड पीएनबी, ये दो बहुत स्ट्रांग और एज पर द एफएनओ स्टैटिस्टिक्स
बहुत डिसेंट स्ट्रक्चर्स हैं इस वक्त। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पूरे अपडेट के लिए। तो कहीं ना कहीं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ट्रेडर्स के रडार पे है और साथ ही पीएनबी खासतौर पर ट्रेडर्स के फोकस में आता हुआ नजर आ रहा है। और 8350 8380 का जो है वो निफ्टी का एक अहम जोन होने वाला है जहां पर ट्रेडर्स जरूर नजर रखे हुए हैं। फिलहाल 8460 के लेवल्स पर निफ्टी कामकाज करते हुए अभी भी दिन के उच्चतम स्तरों पर बना हुआ है। 1.65% तक की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं प्राइमरी मार्केट की। और L&T इन्फोटेक का जो आईपीओ आया है उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स पहले ही दिन को मिल रहा है। अब तक आईपीओ 80% तब सब्सक्राइब हो चुका है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 705 रुपीज से लेकर 710 रुपीज प्रति शेयर के बीच रखा गया है। रिटेल निवेशकों को 10 रुपए की छूट यहां पर दी गई है। आईपीओ के जरिए प्रमोटर्स की 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जुटाने की योजना है। हालांकि आईपीओ में कंपनी के नए शेयर्स जारी नहीं होंगे बल्कि प्रमोटर्स की ही 1.75 करोड़ शेयर्स यहां पर बेचे जाएंगे। L&T इन्फोटेक देश की छठी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। आपको बता दें कि फिलहाल 80% तक ये भर भी चुका है आईपीओ और एंकर इन्वेस्टर्स से 373 करोड़ ऑलरेडी कंपनी यहां पर जुटाते हुए नजर आ चुकी है। चलिए लेकिन अब बात कर लेते हैं आने वाले मॉनसून सेशन की और जहां पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं जीएसटी बिल पर। अब मॉनसून सत्र में जीएसटी बिल पास होने की उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सत्र के पहले ही हफ्ते में बिल पास हो सकता है। कांग्रेस को राजी करने के लिए वित्त मंत्री एक सत्र से पहले ही एक बैठक बुला सकते हैं। और उधर दूसरी ओर देखा जाए तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने मॉनसून सेशन में ही जीएसटी बिल पास होने की उम्मीद जताई है। I feel that in this parliament session we will succeed to pass GST. This is very important for the state government and for the federal government. And lot of state governments, non-BJP state government also, they want to support it because after this it is going to be an advantage for them also. It will increase the tax revenue in the state government. So I feel that for this session we are expecting that we will pass this bill. साथ ही जेडीयू के शरद यादव का कहना है कि जीएसटी को इस सत्र में पास कराने की कोशिश की जाएगी और सभी पार्टियां लोगों की यहां पर सलाह ली जाएगी। कांग्रेस पार्टी के लोगों से बात की है। हमारी पार्टी तो पहले से जीएसटी के हक में थी, लेकिन हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से भी चर्चा करके और बाकी पार्टियों से चर्चा करके जीएसटी जो है वो बहुत दिन से लटका हुआ बिल है, उसे पास होना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि सत्र में हम लोग कोशिश करके उसको पास करेंगे। जी चलिए और अब बात कर लेते हैं डाइवेस्टमेंट की, क्योंकि विनिवेश के मोर्चे पर सरकार अब तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए नीति आयोग ने रोड मैप भी तैयार किया है। 16 सरकारी कंपनियों में विनिवेश के लिए सरकार स्ट्रेटेजिक सेल का रास्ता अपना सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी भी मौजूद हैं। आलोक, बताइए क्या है ये पूरी खबर? पहली आपने खबर बताई बैंक रिकैपिटलाइजेशन के लिए, तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसी हफ्ते सरकार इसमें फैसला लेगी। जो पहला ट्रांच होगा, जो 25,000 करोड़ का अनाउंस किया है सरकार ने इस साल के रिकैप के लिए जो अमाउंट, उसमें से मेजर अमाउंट करीब कह सकते हैं कि 8 से 10,000 करोड़ रुपए का सरकार ऐलान करेगी तमाम जितने भी बैंक्स हैं उनमें रिकैप करने के लिए। और फैसला इसी हफ्ते के अंदर हो सकता है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं वित्त मंत्रालय के। तो ये जुड़ी थी खबर जो रिकैप से। और जो आपने स्ट्रेटेजिक सेल की बात करी उसको लेकर जो हमारी खबर है उसमें ये बताया जा रहा है कि नीति आयोग ने हाल ही में पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री कार्यालय में एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिया था कि डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर किस तरह से सरकार आगे बढ़े, जो इस साल का लक्ष्य है उसे किस तरह से पूरा करे। तो उसको लेकर एक रोड मैप पूरा तैयार हो चुका है और इसमें ये बताया गया है कि सरकार को 16 कंपनियों के विनिवेश के लिए स्ट्रेटेजिक सेल का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो 52 जो घाटे में चल रही सरकारी कंपनियां उसमें से 26 को बंद किया जाएगा। जो बंद किया जाएगा उसमें से देखें तो HMT वॉचेस, हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स, भारत वैगन, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक और 5 होटल्स भी हैं। और जहां तक जो स्ट्रेटेजिक सेल के जरिए जिसमें निवेश करना है उसमें अगर देखें तो सीमेंट कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान स्टील वर्क्स, राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल समेत 16 कंपनियां हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी खबर को बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं ऑटो स्पेस की। जून में देखा जाए तो कारों की जो बिक्री है वो धीमी पड़ गई है। जून में कार की बिक्री 5% से ज्यादा गिरी है, जबकि देखा जाए तो पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 2.7% तक का इजाफा देखने को मिला है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि साइम की तरफ से जो डेटा जारी हुआ है उसके मुताबिक इस दौरान मोटरसाइकिल्स की बिक्री करीब 8% बढ़कर 9,44,000 तक पहुंचती हुई नजर आई है। जून में टू व्हीलर्स की बिक्री 12.5% के आसपास बढ़ी है और साथ ही जून में कमर्शियल व्हीकल्स की जो बिक्री है वो करीब 5.5% बढ़कर 56,000 के आंकड़े को पार करती हुई नजर आई है। सभी कैटेगरीज में गाड़ियों की जो बिक्री है वो 10.7% का ज्यादा का इजाफा यहां पर देखने को मिला है और यही वजह है कि आज ऑटो स्पेस में भी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। ऑटो इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 2.25% तक की उछाल के साथ देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की। और एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा यहां पर सामने आया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में अंबानी परिवार की जो हिस्सेदारी है वो 1% से भी कम है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बाकी की हिस्सेदारी किसके पास है। बताने के लिए इन हाउस रिसर्च टीम से अब संदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक सरप्राइजिंग फैक्टर नजर आ रहा है, क्योंकि मुकेश अंबानी ओन्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज और उनके पूरे परिवार की जो हिस्सेदारी है वो 1% भी नहीं है और इसके बावजूद भी वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में से नाम शामिल होता है उनका। बिल्कुल साक्षी, अगर आप देखें 3.25 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली ये कंपनी है और उसमें अगर आप अंबानी परिवार की बात करें जिसमें नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, इनके तीनों बच्चे और इनकी मां कोकिला बहन की अगर आप हिस्सेदारी देखें तो इंडिविजुअल होल्डिंग अगर आप देखें तो वो 1% से भी कम है। सबसे ज्यादा होल्डिंग अगर आप देखें इस परिवार में तो कोकिला बहन अंबानी की है। इंडिविजुअल अगर आप देखें 0.23% के आसपास की हिस्सेदारी है। पूरे परिवार की अगर हिस्सेदारी मिला लें तो 0.67% के आसपास की हिस्सेदारी बनती है, यानी कि 1% से भी कम हिस्सा अंबानी परिवार का इस पूरी कंपनी में है, जिसकी वैल्यू अगर आप देखें करीब 2100 करोड़ रुपए के आसपास आकी जा रही है। नो डाउट प्रमोटर का इस कंपनी में करीब 46.5% के आसपास का हिस्सा है, लेकिन वो क्रॉस होल्डिंग के जरिए है। मुकेश अंबानी अगर आप देखें अपनी जो इनकी LLP कंपनी है और साथ ही साथ जो ग्रुप कंपनी है जो कि करीब 52 ऐसी एंटिटीज हैं उनके जरिए इस कंपनी में कुल मिलाकर करीब 46.5% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। इसमें अगर आप देखें रिलायंस पेट्रोलियम ट्रस्ट करीब 4.25% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करता है और काफी सारी ऐसी ग्रुप कंपनीज है जिसमें आप कन्फल ट्रेडिंग की बात करें, भुवनेश्वर एंटरप्राइजेस, बद्री कमर्शियल, अजितेश एंटरप्राइजेस, ये कुछ 4 LLPs है जिनकी 4 से 4.5% के आसपास की हिस्सेदारी और करीब 47 और ऐसी अन्य एंटिटीज है जिनकी कुल मिलाकर करीब 25% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो कुल मिलाके ये जो करीब 51 एंटिटीज हैं और साथ ही साथ रिलायंस पेट्रोलियम ट्रस्ट, ये मिलाके करीब 42% के आसपास की 46% के आसपास की हिस्सेदारी कंट्रीब्यूट करती है, जो कि मुकेश अंबानी का प्रोमोटर्स के जरिए कुल हिस्सेदारी है इस कंपनी में। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए इंडिविजुअली ये जो पूरा परिवार है जिसमें तीनों बच्चे शामिल हैं, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और कोकिला बहन शामिल है, वो 1% से भी कम हिस्सा होल्ड करते हैं, जिसकी कुल वैल्यू अगर आप देखें 2100 करोड़ रुपए के आसपास की है। एब्सोल्युटली, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। शुक्रिया संदीप इस पूरी खबर को बताने के लिए। लेकिन इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर। अब जिंदल कोल मामले में सुरेश सिंघल को गवर्नमेंट अप्रूवर बनाने की मंजूरी मिल गई है और मेरे साथ अब इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए वीरेंद्र भी मौजूद है। वीरेंद्र, काफी बड़ी खबर। बिल्कुल, अगर आप देखें साक्षी, ये अगर आप देखें खबर ऑलमोस्ट हम कई समय से ट्रैक कर रहे थे। आज स्पेशल कोर्ट ने, अगर आप देखें सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुरेश सिंघल को, जिन्होंने पहले देखिए वो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली इस मामले में थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझको इस मामले की एग्जैक्टली अगर आप देखें जानकारी थी, लेकिन ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो मेरे को बिल्कुल अगर आप देखें ज्ञात नहीं था। और उसके बाद अगर आप देखें उन्होंने कहा सीबीआई से कि मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं, मैं हर वो तथ्य शेयर करना चाहता हूं आपसे जो इसमें अगर आप देखें जो गलतियां थी। और इस बीच इंडसइंड बैंक के नतीजा एग्जैक्टली उस पर भी फोकस करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 1142 के स्तर पे ऑलमोस्ट स्टॉक डे हाई पर। एक बार जरा एग्जैक्टली नंबर्स देखते हैं, नंबर्स क्या रहे हैं यहाँ पर। स्टॉक सीधे नंबर्स के बाद अगर आप देखें ऑलमोस्ट डे हाई पे। साक्षी, डू यू हैव द नंबर्स? नहीं, अभी नंबर्स नहीं आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो उम्मीद लगाई जा रही है एनआईआई फ्रंट पर करीब 35% तक का उछाल की यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होगी जहां पर मैनेजमेंट यहाँ पर अनाउंसमेंट करेगी और आप देख सकते हैं मैनेजमेंट अभी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सीधा चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी चलिए, तो आप
देख पा रहे हैं अभी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होगी। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि इंडस्ट्री के मुकाबले इंडसइंड बैंक की जो लोन ग्रोथ है वहां पर कहीं ना कहीं एक बढ़त की उम्मीद लगाई जा रही है और ये जो हाई एक्सपेक्टेशंस है उसी का रिजल्ट आप देख पा रहे हैं शेयर प्राइस पर भी। सुबह से यहां पर अच्छी तेजी बनी भी हुई है और सीधा चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देख लेते हैं मैनेजमेंट शुरू करने वाले हैं अपने रिजल्ट्स की कमेंट्री। चलिए आपको बता देते हैं कि कहीं ना कहीं जो एनपीए फ्रंट पर, अगर ग्रॉस एनपीए फ्रंट पर नजर डाले तो यहां पर एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 0.85% तक की सीक्वेंशियल यहां पर ग्रॉस एनपीएस रह सकते हैं, जो कि स्टेबिलिटी यहां पर देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से ज्यादा कंसर्निंग फैक्टर नहीं है। लेकिन देखना है कि प्रोविजनिंग फैक्टर पर कितना बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि अनुमान ये था कि 23.5% तक का इजाफा हो सकता है बैंक की प्रोविजनिंग पर। Q1 की जो प्रोविजनिंग रह सकती है यहां पर एक बढ़त देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट्स फ्रंट पर हालांकि एक अच्छे नंबर्स पोस्ट करते हुए नजर आ सकता है बैंक। 650 करोड़ तक के प्रॉफिट्स यहां पर इंडसइंड बैंक Q1 में पोस्ट करते हुए नजर आ सकता है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए एनआईआई फ्रंट पर 1320 करोड़ तक की नेट इंटरेस्ट इनकम भी बैंक यहां पर पोस्ट करते हुए नजर आ सकता है। कहीं ना कहीं जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक जो फी की इनकम है वो भी इस क्वार्टर में बैंक में वहां पर भी एक इजाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि जो कंसर्निंग फैक्टर है वो नोटिस ये करना होगा कि प्रोविजनिंग किस फ्रंट पर आती है, क्योंकि प्रोविजनिंग का जो आंकड़ा है वो अनुमान के मुताबिक देखा जाए तो 230 करोड़ तक रह सकता है, जो कि 7.7% तक की बढ़त। सीधा the numbers are being distributed as we speak, but we're happy to start the earnings season for Q1, and we're happy to also see that the earnings season starts on a good note. So the numbers will be with you in a few seconds, but I'll give you a few headlines and then we can discuss some of the details. So the headlines are that we have a very robust revenue growth of 34%. And that's been fueled by a even more robust interest income growth of 38%. So I talked about the interest engine beginning to throb, I think 2 quarters ago, and we are seeing that happening. So NII increase of 38%, supported by a fee growth increase of 28%. Therefore, overall revenue increase of 34%. Costs have been under control, so cost income ratio has come down slightly. As a consequence of which, we have an operating profit growth of 34%. Net profit growth is 26%, but that's after making allowance for a regulatorily desired provision on a standard account. We can talk about it later, which is the Food Corporation of India, where all banks have been asked to make some provisions. And if you were to take that into account, then the net profit growth is actually much higher than the profit growth that you actually see. Likewise, you will see a robust growth in the balance sheet parameters. After a long time, our deposits grew by 31%, ahead of the loan growth of 30%. So both the corporate side of the businesses and the retail side of the businesses showed very strong growths, 30% and 29% respectively. So I think all around a robust performance. We are happy to. चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर आप देखें इंडसइंड बैंक के नतीजे हैं, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अगर आप देखें खबर पर फोकस करना चाहूंगा सुरेश सिंघल को विशेष अदालत ने, विशेष कोर्ट ने अगर आप देखें तो आज सरकारी गवाह बनाने की मंजूरी दे दी है। इसी में विस्तार से बात करते हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त असीम इस वक्त कोर्ट परिसर में ही है। असीम, बताइए एग्जैक्टली कोर्ट ने क्या कहा आज? देखिए, अमरकोंडा मुर्गा दंगल केस से कोल ब्लॉक है उससे जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें नवीन जिंदल समेत जो 14 अन्य आरोपी हैं, जिसमें कि 10 लोगों को आरोपी बनाया गया और जिसमें 5 कंपनी जो है शामिल हैं। उसमें से एक आरोपी जो है वो सुरेश सिंघल, उन्होंने 21 अप्रैल को एक पिटीशन दायर की थी और उनको कहा था कि वो सरकारी गवाह जो है वो बनना चाहते हैं और उनके पास कई केस से जुड़े हुए कई डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको वो अदालत को जो है सौंपना चाहते हैं। तो इस पर जो अदालत ने जो है सीबीआई का जो है बयान, सीबीआई से जवाब मांगा था। सीबीआई ने जब उनसे
उनसे बातचीत की, उनका स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया, तो सीबीआई जो है उनको गवाह बनाने के लिए जो है तैयार हो गई थी। तो आज जो है कोर्ट ने उनको गवाह बनाने के लिए जो है मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ सीबीआई को पूछताछ करने के लिए एडिशनल पूछताछ करने की मंजूरी जो है वो भी दे दी है, क्योंकि जो सुरेश सिंघल है उनके बयान के मुताबिक जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए होंगे या जिन भी लोगों का नाम उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में लिया है उन लोगों से पूछताछ करने को जो है वो भी मंजूरी दे दी है। तो इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 10 अगस्त को होगी। इस दौरान सीबीआई सभी लोगों से जो है पूछताछ करेगी और अपने मैटर को जो है वो आगे बढ़ाएगी। जी असीम, एक और चीज पूछना चाहूंगा। ये जो पूरी जांच प्रक्रिया थी और जो सीबीआई की तफ्तीश थी, सुरेश सिंघल के अब सरकारी गवाह बनने के बाद अब इस तफ्तीश, इस पूरी प्रक्रिया पे कितना प्रभाव पड़ेगा? सजा मिल सके, नवीन जिंदल दोषी साबित हो सके। देखिए, जो सुरेश सिंघल है वो केस से काफ़ी डीपली जुड़े हुए हैं। वो सारी प्रक्रिया को जानते हैं कि किस तरह से एक कंपनियां फर्जी बनाई गई और उसके तहत दूसरे लोगों को बेची गई और कॉल ब्लॉक का जो है आवंटन जो है वो किया गया। यही उन्होंने अपने स्टेटमेंट में जो है वो दिया था। साथ ही तो उन्होंने कई अपने डॉक्यूमेंट जो है वो उपलब्ध कराए थे सीबीआई को और कहा था कि डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको जो है जो दूसरे लोग दूसरे आरोपी हैं उनको सजा दिलाने में मदद मिलेगी। सीबीआई ने भी उनकी स्टेटमेंट को काफ़ी ध्यान से पढ़ा। सीबीआई ने देखा, सीबीआई ने भी कोर्ट को ये कहा कि हाँ, इनके स्टेटमेंट से हमें लगता है कि दूसरे आरोपियों को सजा मिलाने में हमको काफ़ी जो है मदद मिलेगी। तो अब जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया या जिन भी आरोपियों का उन्होंने नाम लिया है अपने स्टेटमेंट के अंदर, उन लोगों से सीबीआई जो है पूछताछ करेगी और सीबीआई उनसे पूछताछ करके उन लोगों के पे अपना शिकंजा जो है वो कसेगी और 10 अगस्त तक जो है कोर्ट के सामने एक स्टेटस रिपोर्ट ये कहें कि पेश करेगी कि हमने बाकी लोगों से जो हमने पूछताछ की उनसे ये निकल करके आया है और हमें और या हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये सीबीआई सुरेश सिंघल का बयान जो है वो दूसरे आरोपियों को सजा दिलाने में काफ़ी मदद करेगा। ये एक और चीज़ ऐसी मैं पूछना चाहूँगा, एग्जैक्टली ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी यहाँ से आगे चल के? अगर आप देखें, अभी ये मामला फंसा हुआ था एग्जैक्टली मिस्टर सिंघल के ऊपर कि वो बनना चाहते थे, फिर सीबीआई ने उनसे पूछताछ करी, उसके बाद कोर्ट ने, अगर आप देखें, स्वीकार कर लिया ये पक्ष भी, अब वो सरकारी गवाह है। इससे आगे प्रक्रिया जो है वो कैसे बढ़ेगी असीम? जी देखिए, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उपलब्ध कराए हैं, उन्होंने अपना बयान दिया, उसमें कई लोगों के नाम जो है वो लिए हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सीबीआई जो है उन सब से पूछताछ करेगी जिनके उन्होंने सुरेश सिंघल ने जिनके नाम लिए हैं और उनसे पूछताछ करने के बाद अपने केस के ऊपर एक फर्दर एडिशनल इनपुट्स जो है वो दाखिल करेगी कोर्ट के अंदर कि हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है वो फाइल करने हैं ताकि हमें जो आरोपी हैं कोल घोटाले में उनको सजा दिलाने में जो है मदद मिल सके। तो ये प्रक्रिया इस तरह से आगे बढ़ेगी। 10 अगस्त तक का उन्होंने टाइम भी मांगा है। तो ये यूँ कहेंगे एक सीबीआई की एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन इस केस के अंदर होगी जिसमें कि सीबीआई सारे पहलुओं को जाँच करेगी। जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए हैं सुरेश सिंघल ने उन सबको लेकर के और फिर दोबारा से कोर्ट के सामने अपना पक्ष जो है वो रखेगी। तो काफ़ी क्योंकि सीबीआई पहले ही कह चुकी है कि अगर ये अप्रूवर बनते हैं तो हमको काफ़ी फ़ायदा होगा आरोपियों को सजा दिलाने के अंदर। तो अब कोर्ट ने उनको अलाउ जो है वो कर दिया। तो कहीं ना कहीं सीबीआई जो है इस आरोपियों को सजा दिलाने में काफ़ी अहम भूमिका जो है इसकी होगी। बिल्कुल। लेकिन चलिए असीम, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अब नरेंद्र तनेजा जी भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर तनेजा, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। एक बड़ी उपलब्धि इसे माना जा सकता है क्योंकि इससे वो राज खुलकर अब सामने आएंगे, क्योंकि सुरेश सिंघल जो है वो खुद कंपनी के सीए थे। तो जिस तरह की फाइनेंशियल रॉन्ग डूइंग्स हुई थी और जिस तरह से एलोकेशन हुआ था, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कदम इस पूरे कोल घोटाले में, जिससे बीजेपी ने इतने जोर शोर से उठा के रखा था, उस दिशा में सफलता की ओर एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है इसे। मिस्टर तनेजा, मिस्टर तनेजा, आप सुन पा रहे हैं क्या? मेरे ख्याल से मेरी उससे संपर्क टूट गया। लेकिन एक एग्जैक्टली आई थिंक सीबीआई के लिए अगर आप देखें एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरी तफ्तीश पे अगर आप देखें एक निर्णायक असर पड़ सकता है, क्योंकि वो खुद ही अगर आप देखें सीए थे, हर बात से अवगत हैं मिस्टर सिंघल मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, ये कोई भी इस तरह का मुद्दा जो होता है उसे लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने की दिशा में इसे एक बहुत बड़ी सफलता माना जा सकता है। असीम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। असीम, आप इतने इनफैक्ट इस केस को शुरुआत से ही फॉलो कर रहे हैं और सीबीआई पूरी तरह से कन्विंस था कि इन्हें बनाना चाहिए, सरकारी गवाह बनाना चाहिए, और अब क्योंकि उसे मंजूरी मिली है तो किससे जो लॉजिकल कंक्लूजन है वहां तक इस केस को ले जाने में अब कितनी तेजी आ सकती है?
देखिए सीबीआई ने पहले ही अपने जो है चार्जशीट जो है सीबीआई फाइल कर चुकी है, और लेकिन एक उसके बाद जो आरोपी हैं उनके ऊपर आरोप भी है जो तय हो चुके हैं। लेकिन 21 अप्रैल को एक टर्न आया था इस पूरे केस के अंदर, जबकि एक आरोपी है सुरेश सिंघल, उन्होंने कहा था कि मैं इसमें सरकारी गवाह जो है वो बनना चाहता हूँ। तो उसके ऊपर जो सीबीआई कोर्ट है उसने सीबीआई से पूछा कि क्या आप सुरेश सिंघल को कोर्ट सरकारी गवाह बनाने के लिए तैयार है या नहीं है। तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट जो है वो सीबीआई के पास दिया, अपना जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जो अपना स्टेटमेंट जो है वो भी रिकॉर्ड कराया। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सारे जितने भी केस से जुड़े हुए थे वो दिए, और साथ ही साथ सीबीआई ने उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया, उनके स्टेटमेंट को स्टडी किया। उसके बाद कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, कहा कि हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका बयान, और इतना में लगता है कि जो आरोपी है उनको सजा दिलाने में हमको काफ़ी मदद मिलेगी। तो कहीं ना कहीं सीबीआई इनके जो सुरेश सिंघल है इनके बयान को अहम मान करके चल रही है, और उनको लगता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो उनको प्रोवाइड कराए हैं, उनको केस को जल्दी से जल्दी क्लोज करने में जो है वो मदद मिलेगी। तो फिलहाल अभी सीबीआई ने थोड़ा सा और वक्त मांगा है कोर्ट से, कहा कि हमने जो इन्होंने स्टेटमेंट्स हमको दिए हैं या डॉक्यूमेंट जो हमको दिए हैं उनके बेसिस पर जिन जिन लोगों का इन्होंने नाम लिया है या जो इन्होंने न्यू डॉक्यूमेंट्स हमको दिए हैं, तो हमें उसके बेसिस पर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन हमको दायरा जो है हमको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे उन्होंने एक मारू का नाम लिया था, उनसे पूछताछ जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये सारी पूछताछ जो है सीबीआई करेगी, और इस मामले की सुनवाई अगले 10 अगस्त को होगी। तो सीबीआई इस दौरान अपने सारे सबूत इकट्ठा कर लेगी और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ दोबारा से केस की जो हियरिंग होगी, तो डेफिनेटली ये डॉक्यूमेंट जो है वो सीबीआई को कहीं ना कहीं आरोपियों को सजा दिलाने में मदद करेंगे। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ अब मिस्टर एम एल लाहौती भी जुड़े हैं, विशेषज्ञ हैं ऐसे मामलों के। मिस्टर लाहौती, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ये एक बड़ी खबर और सीबीआई के लिए डेफिनेटली ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा सकता है। मिस्टर सिंघल जो है उन्हें अब सरकारी गवाह बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है, और ये आई थिंक इस केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है। नहीं, मेन बात ये है कि देखिए जहाँ भी कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र होता है वहाँ सीबीआई हर हालत में चाहती है कि किसी एक एक्यूज्ड को हमेशा तोड़कर और अपनी तरफ मिला ले, जिससे कि जो षड्यंत्र की बहुत सारी बारीकियां होती हैं उसके ऊपर वो प्रकाश डाल सके, और जो मेन एक्यूज्ड हैं या जिनके विरुद्ध मामला चल रहा है उनके ऊपर प्रमाणित रूप से सीबीआई के पास ठोस प्रमाण हों। और इसीलिए इन्होंने ये सुरेश सिंघल को अप्रूवर के लिए पहले एप्लीकेशन दिलवाई थी, और आज अप्रूवर की एप्लीकेशन कोर्ट ने जब ग्रांट कर दी है तो अब सुरेश सिंघल तो सरकारी गवाह हो गए, उनके विरुद्ध कोई केस होगा नहीं, और सुरेश सिंघल जो बयान देंगे उसके तथ्यों के ऊपर सीबीआई अपना केस पूरी रूप से चलाएगी। बिल्कुल, और जी। जो अप्रूवर होता है उसका बयान बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो पहले से ही प्रारंभ से अंत तक उसको पूरी जानकारी होती है केस की, और वो केस के बहुत सारे पहलू को दर खोल सकता है या बता सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मिस्टर लाहौती बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तो अब अगली सुनवाई जो है वो इस मामले की होगी 10 अगस्त को। नवीन जिंदल के साथ 11 कुल आरोपी हैं जो कि इस मामले में हैं फिलहाल, और आज ही मिस्टर सिंघल को, सुरेश सिंघल को गवाह, सरकारी गवाह बनने की मंजूरी मिल गई है। इस खबर पर तो हमारी लगातार नजर रहेगी।